कहते हैं नॉलेज एक ऐसी चीज़ है या नॉलेज हमारे साथ रहने वाली एक ऐसी चीज़ है जो जीवन में कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपका साथ नहीं छोड़ती है। सो वेलकम एवरीवन, मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया फैमिली में। एंड अभी जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इट्स चैप्टर 10 और काफ़ी चीज़ें हमने बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर ली है। वायुमंडलीय परिसंचरण आज हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे कि वायुमंडलीय परिसंचरण और उसकी मौसम प्रणालियों में सारे जो भी पवने हैं, पवनों के प्रकार, पवनों की अवस्थाएं, उनकी गति, ये सारी चीज़ें अब हम अच्छे से कवर अप करेंगे। क्योंकि लास्ट हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अवस्था है पवनों का, उसका कारण क्या है। तो ऊर्ध्वाधर भिन्नता हमने अच्छे से पढ़ ली थी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि क्षैतिज अवस्था में कौन सी चीज़ें भूमिका निभाती है। तो उसमें हमने प्रमुख देखा था घर्षण बल, दाब प्रवणता और एक था हमारा कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल को हमने बहुत ही डिटेल से और बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। सो आज हम उसी चीज़ों को आगे लेते हुए हम देखेंगे कि वायु परिसंचरण होता क्या है। देखिए, वायु परिसंचरण की जब हमने जो बेस बनाया, अब तक हमने क्या समझा है कि वायु की जो अवस्था है या वायु की जो गति है, गति निरंतर चल रही है। वायु अपनी गति को कंटिन्यूटी से कर रही है, क्योंकि जिसका प्रमुख कारण क्या है, कहीं ना कहीं पृथ्वी के कुछ चीज़ें हैं पृथ्वी की, जैसे कि बल हो गया, पृथ्वी की घूर्णन की गति हो गई, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार हो गया, महाद्वीप और महासागरों का वितरण हो गया। ये सारी अवस्थाएं क्या करती है, पवनों को प्रभावित करती है। पवन एक स्थिर अवस्था में रहने वाली चीज़ नहीं है, पवन एक गतिशील अवस्था है, जिन्हें इसी कारण हम वायु को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। अब वायु अपनी अवस्था से एक तो ऊर्ध्वाधर अवस्था में बहती है, एक आपकी क्षितिज अवस्था में बहती है। क्षितिज का तात्पर्य है हमारा हॉरिजॉन्टल, यानी पवनों की जो स्थिति है, पवनें इस प्रकार से घूमती है, और एक है हमारी ऊर्ध्वाधर स्थिति। तो अगर हम पृथ्वी को गोल मान रहे हैं तो यहाँ से जब पवनें सतह से ऊपर की तरफ जाती है, ये चीज़ हम अच्छे से समझ चुके हैं कि वायुमंडल का जो आवरण है हमारा, चारों ओर से गैसों से, या फिर हम ये कहें कि 5 परतों से जो हमारा वायुमंडल घिरा हुआ है, उन 5 परतों की अवस्थाओं के आधार पर वायु क्या कर रही है, गति कर रही है। उन वायु का उसमें प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो ये सभी वायु क्या करती है, गति करती है। और चूंकि पृथ्वी की जो अवस्था है, हम ये कह सकते हैं वक्राकार की स्थिति होने की वजह से क्या करती है, वायु घूम जाती है। और इसी का कारण कहीं ना कहीं हमने क्या पढ़ा था, कोरियोलिस बल पढ़ा था। कोरियोलिस बल जो है वो एक आभासी बल है, यानी जिसको हम एक अवस्था के आधार पर महसूस कर सकते हैं। एक्यूरेट वो स्थिति अगर है या नहीं ये हम नहीं समझ सकते, लेकिन इसका कारण कहीं ना कहीं कोरियोलिस बल एक पृथ्वी का घूर्णन है। पहले की चीज़ अगर हम ये डिस्कस करें कि जो कोरियोलिस बल आया वो आया था 1835 के लगभग, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन की अवस्था हम पहले से ही समझ चुके हैं। तो पृथ्वी की जब स्थिति हम देखते हैं कि यहाँ से अगर कोई वस्तु फेंकी जाएगी तो जो चीज़ गति करेगी वो वहाँ पे स्थिर नहीं रहेगी। जैसे कि अगर यहाँ से घूम रही है, यहाँ से कोई चीज़ फेंकी गई तो वो सीधी एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं गिरेगी, वो कहाँ आके गिरेगी, वो यहाँ आके गिरेगी। तो इस स्थिति के कारण क्या होता है, एक कोरियोलिस बल होता है। कोरियोलिस बल में एक फेरेल का नियम आया। फेरेल का सिद्धांत ये कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर चलती है, आपकी राइट हैंड साइड में, और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं किधर चलती है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड में चलती है। तो ये अवस्थाओं के आधार पर फेरेल का नियम और कोरियोलिस का नियम वो पवनों की दिशाओं के आधार पर बटा था। तो ऊर्ध्वाधर स्थिति से कोरियोलिस बल। दाब प्रवणता का तात्पर्य क्या होता है, दाब प्रवणता हमारी होती है उस पर लगने वाला एक फोर्स जिसकी वजह से हवाएं क्या कर रही हैं, हवाएं गति कर रही है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जहां आपकी समदाब रेखाएं जब पैरेलल या पास होगी तो आपकी दाब प्रवणता क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन जब वो समदाब रेखाएं दूर होगी तो आपकी दाब प्रवणता क्या होगी, कम होगी। ये चीज़ रहती है हमारी दाब प्रवणता में। तो आज हम बात करेंगे वायुदाब या वायुदाब और पवनें क्या कहती हैं। सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से कवर कर चुके हैं, उनकी ऊर्ध्वाधर स्थिति, वायु का क्षैतिज वितरण और समुद्र तल से वायुदाब का किस प्रकार से वितरण है। तो देखिए, समदाब रेखाएं जो है उसमें हमने देखा था कि जो पृथ्वी है वो आपके दाब प्रवणता या वायु के परिसंचरण की जब हम बात करते हैं तो वायु परिसंचरण को हमने पेटियों में बांटा है। पेटियाँ किस प्रकार से थी उसको हम थोड़ा सा अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो ये चीज़ है, जहाँ तक मैं कमेंट्स मैंने एनालाइज किया था कि काफ़ी बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही है, तो हम वायुदाब की जो ये पेटियाँ हैं, ये सातों पेटियों को बहुत अच्छे से वापस समझ लेंगे और उनको हम लर्न भी कर लेंगे क्लास में। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम काफ़ी फैक्ट्स पे बात करेंगे, काफ़ी पॉइंट्स को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए और इसको डिटेल से डिस्कस कर लीजिए। ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फैक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि फैक्ट्स से अगर आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी तो इससे हमारा इंडियन मॉनसून भी क्लियर हो जाएगा
पड़ेगा। इससे हमारी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएगी अकॉर्डिंग इंडियन, अगर हम बात करें इसके बेसिस पे हमारा इंडियन जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब हम बात कर लेंगे कि जो हमारी विषुवत के निकट जो वायुदाब है वो आपका कम रहता है, एंड क्योंकि उस पर क्या होता है, वहाँ पे आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में उच्च दाब बनने का कारण क्या था? उच्च दाब बनने का प्रमुख कारण ये था कि जो हवाएं हैं वहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि दो अवस्थाएं जब उत्पन्न हो रही है, तापमान जब लग रहा है तो उसकी स्थिति यहाँ पे क्या हो रही है, विपरीत अवस्था में हो रही है। जब हवाएं टेम्परेचर अगर कहीं ज़्यादा होगा तो हवा वहाँ पे वायुदाब क्या होगा, आपका कम होगा। तो वायुदाब अगर कहीं पे कम हो रहा है तो गर्म हवाएं क्या करेगी, ऊपर उठेगी। जैसे जैसे ये ऊपर उठेगी क्षोभ मंडल के आसपास जाएगी, तो क्षोभ मंडल के आसपास जो तापमान है, अगर टेम्परेचर ऊपर जाते जाते कम होता है तो क्या होता है कि टेम्परेचर कम होने के कारण हवाएं क्या होने लग जाती है, ठंडी होने लग जाती है और पुनः नीचे की तरफ आने लग जाती है। जैसे ही वो नीचे की तरफ आएगी तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हवाओं में हाई प्रेशर बेल्ट बन रहा है, या हम भी कह सकते हैं कि वहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट की क्रिएटिविटी हमें दिखाई देती है। तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में उपोष्ण कटिबंधीय जो हमारा क्षेत्र है वहाँ क्या बनता है, हमारा उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, क्योंकि वहां पे क्या होती है, आपकी वायु एकत्रित हो जाती है। वायु जब एकत्रित होकर नीचे बैठ जाती है उसका अवतलन होता है नीचे की तरफ। आज हम डिस्कस भी करेंगे कि अभिसरण और अपसरण क्या होते हैं। जब वायु नीचे की तरफ आती है तो इस अवस्था में जब अवतलन उसका होता है तो वहां पे क्या बन जाता है, एक हाई प्रेशर बेल्ट जनरेट हो जाता है। तो ये जो उपोष्ण कटिबंध में उच्च दाब बनने का क्षेत्र का कारण भी क्या है कि जो हवाएं ऊपर उठ रही है टेम्परेचर कम होने की वजह से वहां की स्थिति में क्या होता है, एक बदलाव आता है, हवाएं ठंडी होकर पुनः नीचे की तरफ आती है। नीचे आने की वजह से एक स्थिति और हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, और चूंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो उसकी अवस्थाएं उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में दोनों ओर वो फैल जाती है, उनका अभिसरण हो जाता है। ये चीज़ थी हमने जो डिस्कस की थी। अब हम आगे बात करेंगे पवनों की दिशा और वेग को प्रभावित करने वाले बल, इनको भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। गुरुत्वाकर्षण बल भी कहीं ना कहीं इनको प्रभावित करते हैं, और 3 बल जो है उसको क्षैतिज अवस्था देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि यदि वायु सतह से ऊपर की तरफ उड़ती है, दाब प्रवणता के कारण वो ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन क्या स्थिति होती है, कोरियोलिस बल जब लगता है, जब देखिए कोरियोलिस बल की स्थिति क्या कहती है, कोरियोलिस बल का तात्पर्य यह है कि जहां पे भी आपकी वायु की गति ज्यादा होगी, ये बल कहां लगेगा, ये बल जहां वायु की गति होगी, गति तेज होगी, ये बल आपका वहां पे लगेगा। और वायु की गति तेज कहां पे होगी, जहां पे आपका घर्षण कम होगा, घर्षण कम होगा, वहीं पे आपका बल हम ये कह सकते हैं कि वायु की गति तेज होगी। घर्षण का मतलब क्या होता है कि उस चीज़ में कहीं ना कहीं एक हर्डल्स आना, एक टकराहट की वजह से। जैसे कि हम हमारे ऊंचावच की स्थितियों की बात करते हैं, धरातल हमारा समतल नहीं है, धरातल की स्थिति में काफ़ी भिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। कई बार ऊंचावच स्थितियाँ दिखती है, कहीं हमारे पर्वत पठार मैदान जैसे मकान हो गए, अगर मैं इस चीज़ को बिना हर्डल के सीधे फेंकूंगी तो ये उतनी ही तेजी से नीचे गिरेगा। लेकिन बीच बीच में अगर मैं उसकी कुछ बाधाएं लेके आ जाऊंगी तो उसकी गति में भी क्या होगा, इसकी गति भी धीमी होती जाएगी। तो यही अवस्था क्या कहती है हमारी, कि जो कोरियोलिस बल है, कोरियोलिस बल इस हवाओं को क्षैतिज अवस्था में लाने का प्रभाव करता है। इसे एक अवस्थाओं के आधार पर, जैसे कि यहाँ से अगर हम दाब प्रवणता को ऊपर की तरफ जाते हुए देखते हैं, जैसे जैसे हवा ऊपर की तरफ जाएगी, हवाओं में क्या होगा, हमारे वायुमंडल में क्या होगा, वायुमंडल में हमारे घर्षण बल कम हो जाता है, या घर्षण का प्रभाव कम दिखाई देता है, जिसकी वजह से कोरियोलिस बल आ जाता है। और कोरियोलिस बल और दाब प्रवणता क्या होती है, अपने समकोण पर कार्य करती है। ये चीज़ हम आगे के पॉइंट में डिस्कस करेंगे। समकोण पर कार्य करना इतने समान कोणों के आधार पर कार्य करती है, और इसके आधार पर हवाएं क्या कर देती है, क्षैतिज अवस्थाओं में आ जाती है, जिसे हम भूविक्षेपी पवन कहते हैं। भूविक्षेपी पवन ही यही होती है जो समानांतर क्षैतिज अवस्था, समदाब रेखाओं के समानांतर जो हवाएं चलती है उन्हें हम भूविक्षेपी पवनें कहते हैं। क्लियर? तो काफ़ी चीज़ें आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। दाब प्रवणता बल भी हमने अच्छे से समझ लिया था, घर्षण बल, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है वो भी हमने बहुत अच्छे से देखा। आज हम बात कर रहे हैं वायु दाब और पवनों की। तो पवनों का वेग व उनकी दिशा पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का ही परिणाम है। तो जो भी पवनों का जो आधार होता है, या हम ये कह सकते हैं पवनों की जो दिशाएं होती है, जो मार्ग होता है, या पवनों का जो वेग होता है, वही कारण क्या कहता है, बलों का। इन बलों के कारण ही पवनों की दिशा में, पवनों के वेग में क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है।
पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो पवनों में धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त हो जाती है। तो यही कारण है कि जब 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर दिखेंगे तो वहां हमें क्या दिखना शुरू हो जाएगा, कोरियोलिस बल दिखलाई देने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घर्षण का प्रभाव बिल्कुल शून्य हो जाता है और मुख्यतः दाब प्रवणता तथा कोरियोलिस बल से नियंत्रित होती है। तो वहां क्या होगा, आपका दाब प्रवणता होगा और कोरियोलिस बल होगा। जैसे कि ये पृथ्वी की सतह है, यहाँ आपका घर्षण बल कार्य कर रहा है, आप समझिएगा डायग्राम से, घर्षण बल कार्य कर रहा है और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे लगभग 2 से 3 किलोमीटर, यहाँ आपका क्या होगा, घर्षण बल लगभग समाप्त हो जाएगा क्योंकि कोई भी हर्डल्स नहीं होंगे। और इस अवस्था में क्या कार्य करेगा, हमारा कोरियोलिस बल और हमारा दाब प्रवणता कार्य करेगा और ये दोनों अपने समानांतर होते हैं। प्रवणता से नियंत्रित हो जाती है ये पवनें, और जब समदाब रेखाएं सीधी और घर्षण का प्रभाव ना हो तो दाब प्रवणता व कोरियोलिस बल से क्या हो जाती है, संतुलन हो जाता है। फलस्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर बहती है। ये पवनें भूविक्षेपी पवन कहलाती है। अब इसको हम थोड़ा सा भूविक्षेपी पवनों को थोड़ा सा डिटेल से समझ लेंगे, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, समदाब रेखाएं जो भूविक्षेपी पवनें हैं, जिसे हम जियोस्ट्रॉफिक पवन कहते हैं, ये जो एयर होती है, ये जो विंड होती है, ये 3 चीज़ों के आधार पर समदाब रेखा से तात्पर्य हमारे ये समानांतर बहती है। वायुदाब प्रवणता से तात्पर्य है वहाँ से लगने वाली भिन्नता। 2 ऊंचाई क्षेत्र में जो भी हमारा हम कह सकते हैं कि 2 ऊंचाई क्षेत्रों में भिन्नता, 2 ऊंचाई क्षेत्रों में होने वाले दाब भिन्नता को हम दाब प्रवणता के आधार पर मेजर करते हैं। जब ये समदाब रेखाएं जितनी नज़दीक होगी उतना ही दाब प्रवणता हमारा ज़्यादा होगा और ये समदाब रेखाएं जितनी दूर दूर होगी उतना ही हमारा दाब प्रवणता कम होगा। ये चीज़ हम समझ चुके हैं। फिर है हमारा कोरियोलिस बल। अब इस अवस्था को देखिए कि समदाब रेखाएं क्या करती है, समानांतर बहती है और ये पृथ्वी के ऊपर बहती है। अब पृथ्वी के ऊपर क्यों बहती है, क्योंकि ये चीज़ें इसको प्रभावित करती है। भूविक्षेपी पवनें वही होती है जहाँ दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल का प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पृथ्वी की ऊपरी सतह 2 से 3 किलोमीटर से ऊपर वाली स्थिति क्या होती है, घर्षण मुक्त हो जाती है और घर्षण मुक्त होने के बाद वहां की स्थितियों में प्रभाव दिखाई देता है और हमारा कोरियोलिस बल कार्य करने लग जाता है, जिससे भूविक्षेपी पवनें जन्म लेती है। अब ये भूविक्षेपी पवनों का प्रभाव जो है एक अवस्था के आधार पर आप समझिए, एक हमारा ये समदाब रेखाएं हैं, ये हम एग्जैक्ट मान लेते हैं कि ये ऊपरी सतह है, इसलिए मैं इसको लो प्रेशर मान रही हूँ, जबकि ज़रूरी नहीं है कि ऊपरी सतह आपकी लो प्रेशर की हो, एक हाई प्रेशर भी हो सकता है। लेकिन एक अवस्था के आधार पर हम कहते हैं कि कोरियोलिस बल से भूविक्षेपी पवनें कैसे जन्म लेती है। तो ये हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारी ऊपर जो सतह है वो हमारी लो प्रेशर की है, यानी 1000 ही हमारी वहाँ समदाब रेखा है। दूसरी जो है हमारी, ये हमारी हाई प्रेशर बेल्ट है, यानी 1020 हमारी, यहाँ हम एक समदाब रेखाओं को मान सकते हैं। तो यहाँ हाई प्रेशर बेल्ट बन गया और यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बन गया। दैट मीन्स हवाएं कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो जब यहाँ से हवाएं ऊपर उठेगी तो ये स्थिति इनकी रहेगी और ये हमारी दाब प्रवणता के कार्य को, क्योंकि अब इसका कार्य क्या है, यहाँ के टेम्परेचर को और यहाँ के दाब को क्या करना है, प्रेशर को इक्वल करना है। तो ये हवाएं किधर जाएगी, लो प्रेशर की तरफ बढ़ेगी। तो जैसे जैसे ये ऊपर उठ रही है ये दाब प्रवणता का कार्य करती है। अब हमने कहा कि दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल क्या है, समकोण पे कार्य करते हैं। तो इस स्थिति पे जैसे जैसे हवा ऊपर उठेगी आपकी घर्षण बल से मुक्त हो जाएगी और वहां पे कौन सा बल लग जाएगा, आपका कोरियोलिस बल लग जाएगा। और कोरियोलिस बल की नियम क्या है, कहती है कोरियोलिस बल विपरीत दिशा में या क्षैतिज अवस्था में हवाओं को लेके चला जाता है और तब दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल जब समकोण पे हो जाएंगे तो एक समानांतर हवा बहने लग जाएगी। ये स्थिति आप देखिए, जैसे जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ऊपर पवनों को उठा रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पे तेज गति हुई, हवा में ऊपर उठने पर जब बल का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है तो हवा तेज गति से कार्य करती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये मुड़ना शुरू हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके जब दाब प्रवणता ऊपर की तरफ आ जाएगी तो एक स्थिति यहाँ पे ये होगी कि दाब प्रवणता और कोरियोलिस समकोण हो जाएंगे और ये भवनें कैसे चलने लग जाएगी, ये इस अवस्था में चलने लग जाएगी, समानांतर, समदाब रेखाओं के समानांतर चलने लग जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम भूविक्षेपी पवन कहते हैं। इन दोनों में सामंजस्य बन जाता है दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल में एंड तक आते आते, और तब वो पवनें कैसी क्षैतिज अवस्था में चलने लग जाती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, भूविक्षेपी पवन कहते हैं। आई होप भूविक्षेपी पवन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करेंगे कुछ पॉइंट्स पे।
कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है, फलस्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर बहती है। ये पवनें भूविक्षेपी पवनों के नाम से जानी जाती है। तो अब आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भूविक्षेपी पवन 3 चीजों से प्रभावित होती है, आपके कोरियोलिस बल से, दाब प्रवणता से और समदाब रेखाओं के। अब हम समदाब रेखाओं की जब बात करते हैं तो ये समदाब रेखाओं के समानांतर बहती है और पृथ्वी के ऊपरी सतह पर ये बहती है। 2 से 3 किलोमीटर जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं वहां पे क्या होता है, घर्षण बल मुक्त हो जाता है और वहां कोरियोलिस बल का प्रभाव दिखाई देता है। हवाएं तेजी से गति करती हो और हवाएं क्या करेगी, विपरीत दिशाओं में या एक क्षैतिज अवस्था में घूमना शुरू कर देगी, क्योंकि वहां पे कोरियोलिस बल लग रहा है। तो एक अवस्था जब आएगी जब दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल समानांतर हो जाएंगे तो हवाएं समानांतर चलेगी, एक समकोण पर अवस्था बन जाती है, वही हमारी भूविक्षेपी पवन है। ये देखिए कोरियोलिस बल, भूविक्षेपी पवन और दाब प्रवणता किस प्रकार से कार्य करती है, उस अवस्थाओं को हम कहें तो ये पैरेलल चलना शुरू हो जाएगी। दक्षिणी गोलार्ध में यह आपके लेफ्ट हैंड साइड में चलेगी एंड उत्तरी गोलार्ध में ये आपके राइट हैंड साइड में चलेगी। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे फेरेल का नियम भी लग रहा है। निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। तो जहां पे भी आपको लो प्रेशर बेल्ट दिखेगा वहां पे क्या होगा, चक्रवात का निर्माण होगा। लेकिन अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि 0 डिग्री इक्वेटर पे जब हमारा लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है तो वहां पे चक्रवात की स्थिति क्यों दिखाई नहीं देती। देखिए चक्रवात की अवस्था कहाँ बनेगी, जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर बेल्ट की क्रियाओं में कोरियोलिस बल लगेगा तो पवनें क्या करेगी, पवनें गति करेगी। नहीं तो एक दाब प्रवणता के आधार पर पवनें क्या करेगी, ऊर्ध्वाधर अवस्था में चलेगी। तो 0 डिग्री इक्वेटर पर हमने देखा था कि कोरियोलिस बल जो है हमारा वो हमारा शून्य की स्थिति में, क्योंकि ध्रुवों की तरफ हमारा कोरियोलिस बल ज्यादा लगता है। तो ये अवस्थाओं के कारण भी कह सकते हैं कि हवाओं में टकराहट बहुत कम होती है। तो हाँ, हमारे चक्रवाती क्षेत्र बहुत कम बनते हैं या न के बराबर बनते हैं 0 डिग्री इक्वेटर पर। क्लियर? निम्न दाब क्षेत्रों के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों के चारों तरफ वाला जो परिक्रमण है या वो क्षेत्र जो है वो हमारा प्रतिचक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। इन प्रणालियों में पवनों की दिशा दोनों गोलार्धों में भिन्न होती है। अब ये डायग्राम आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। एक डायग्राम मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये है हमारा चक्रवात का। चलिए दोनों यही बना लेते हैं। आप भी अपने नोट्स में प्लीज इसको बनाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे। एक है हमारा चक्रवात, एक है हमारा प्रतिचक्रवात। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ये दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाई देते हैं। जब हम चक्रवात की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में ये क्या करेगा, ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में दिखाई देगा, ये इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ स्थिति हमने देखा था कि हवाएं राइट हैंड साइड में मुड़ रही है। ये चीज आपको अच्छे से याद है। तो चक्रवात भी आपके राइट हैंड साइड में ही उत्तरी गोलार्ध में उत्पन्न होंगे। हवाएं जो चलेगी वो आपकी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलेगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं कैसी चलेगी, घड़ी की सुई के अनुरूप चलेगी। ये स्थिति या हम कह सकते हैं ये आपके लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड। और प्रति चक्रवात में क्या होगा, घड़ी सुई की दिशा के अनुरूप चलेगी। तो प्रति चक्रवात में हमारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और इस अवस्था में हमारी ये स्थिति हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी। प्रति चक्रवात में उल्टा हो जाएगा और चक्रवात में हमारा डिफरेंट हो जाएगा। चक्रवात आप याद रखिएगा, कोरियोलिस बल जो कहता है वही चक्रवात की स्थिति में यहाँ पे दिखाई देगा। क्लियर है? तो चक्रवात, निम्न चक्रवात और उच्च चक्रवात, दो अगर क्षेत्र की बात करें, निम्न क्षेत्र में जो हमारी दिशा उत्पन्न होगी, जहाँ निम्न वायुदाब होगा वहाँ चक्रवात बनेंगे और जहाँ उच्च वायुदाब होगा वहाँ हमारा प्रति चक्रवात बनेगा। तो उत्तरी गोलार्ध में हमारे चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत चलेगा, उल्टा, और दक्षिणी गोलार्ध में हमारा घड़ी की सुई के अनुरूप कार्य करेगा। और प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप चलेंगे और घड़ी की दिशा की सुई के विपरीत प्रति चक्रवात कहाँ बनेगा, आपका दक्षिणी गोलार्ध में बनेगा। क्लियर है?
पृथ्वी की सतह पर कई बार निम्न व उच्च दाब के चारों ओर पवनों का परिसंचरण ऊंचाई पर होने वाली वायु के परिसंचरण से संबंधित होता है। प्राय निम्न दाब वाले जो क्षेत्र हैं वो वायु को क्या करते हैं, अभिसरित होते हैं। अब वायु परिसंचरण की बात करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। इसमें हम अभिसरण और अभिसारित अपसारित स्थिति को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं परिसंचरण की, देखिए वायु परिसंचरण क्या होता है। वायु परिसंचरण से हमारा मतलब होता है वायु में लगातार गति कर रही है, इसे ही वायु परिसंचरण कहते हैं। ये दो प्रकार से होती है। एक होता है आपको पवनों की स्थिति, एक होती है आपकी वायु का प्रवाह। अब वायु के प्रवाह को जो प्रभावित करते हैं उसमें चार प्रमुख कारण हैं। आपका दाब है, आपका तापमान है, आपका कोरियोलिस बल है और आपका फेरेल का नियम है। फेरेल के नियम और कोरियोलिस बल, तापमान और दाब, ये सभी क्या करते हैं, वायु के ऊपर उठने में, वायु के उतरने में भी भूमिका निभाते हैं। और पवनों की क्षैतिज अवस्था में प्रमुख क्या कार्य करते हैं, घर्षण, दाब प्रवणता और आपका कोरियोलिस बल। तो ये अवस्थाएं हमारी पवनों को और वायु के प्रवाह को प्रभावित करती है। इसको प्रभावित करने में ये प्रमुख चार कारण हैं। और आगे की स्थिति की जब हम बात करते हैं, वायु परिसंचरण अगर हम एग्जैक्ट समझे तो वायु परिसंचरण तीन प्रकार से होता है। एक आपका स्थायी रूप में, एक प्रादेशिक रूप में और एक स्थानीय रूप में। स्थायी रूप की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम सबसे पहली चीज़ लेते हैं स्थायी पवनें। स्थायी पवनें कौन सी होगी, जो आपकी वर्ष भर हम कह सकते हैं, जो साल भर प्रवाहित हो, पृथ्वी पर साल भर इनका विचरण दिखाई देता है, परिसंचरण दिखाई देता है, वह हमारी स्थायी पवन होती है। जैसे कि व्यापारिक पवन, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और एक हमारी ध्रुवीय पवनें। तो ये सभी जो पवनें होती हैं ये पवनें आपकी स्थायी पवन कहलाती है। मानसूनी पवनें क्या होती है, जो चक्रवात और प्रतिचक्रवात को जन्म देती है, साइक्लोन को जन्म देती है, वो हमारी मानसूनी पवनें होती है। जो मौसम में जलवायु या हम ये कह सकते हैं वर्षा ऋतु लेके आती है, वर्षा का कारण बनती है, वो हमारी मानसूनी पवनें होती है। तीसरी होती है हमारी स्थानीय पवनें, जो लोकल विंड्स जिसे हम कहते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग प्रकार की, जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं तो ये हमारी लू है। जब ये पूर्वी क्षेत्रों पे जाएगी वहाँ आपको घर्षण बल कम दिखाई देता है, या इसका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्थिति क्या होती है, ठंडी स्थिति के कारण ये हवाएं भारी होकर क्या करती है, नीचे की तरफ उतर जाती है। तो लू हो गया, सिरोको हो गया, चिनोक हो गए, हरमटन हो गए, ये सभी हमारी स्थानीय क्षेत्रों की पवनें होती है। तो जब आपसे वायु के परिसंचरण की बात की जाती है तो तीन प्रकार की पवनें होती है हमारी, स्थायी पवनें, प्रादेशिक पवनें और हमारी स्थानीय पवनें। स्थायी पवनें जो वर्ष भर बहती है, प्रादेशिक पवनें जो मानसून लेके आती है या मानसूनी पवनें होती है जो चक्रवात प्रति चक्रवात को जन्म देती है। तीसरी पवनें जो होती है वो स्थानीय पवनें होती है जो अलग अलग क्षेत्र की जलवायु के कारण प्रभावित होकर हवाओं का निर्माण करती है, वो है हमारी स्थानीय पवनें। ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हमारे आगे के पॉइंट में। स्थायी पवनों के से पहले हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए पृथ्वी की सतह पर कई बार निम्न दाब भी बनता है, उच्च दाब भी बनता है। पवनों का परिसंचरण ऊंचाई वाले परिसंचरणों से भी संबंधित होता है। निम्न दाब के क्षेत्रों में वायु क्या करती है, अभिसरित होगी। निम्न दाब अगर मान लीजिए निम्न दाब कहीं क्षेत्र बन रहा है, निम्न दाब क्षेत्र बन रहा है तो वहाँ पे प्रेशर क्या बनेगा, आपका तापमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। जस्ट मिनट, तापमान आपका ज़्यादा होगा। जब तापमान आपका ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे आपकी क्या चीज़ जनरेट होगी, यहाँ पे आपकी हाई प्रेशर, हम ये कह सकते हैं टेम्परेचर आपका हाई होगा, तो यहाँ पे प्रेशर आपका लो बनेगा। तो लो प्रेशर बेल्ट के क्षेत्रों में क्या करती है, वायु अभिसारित होगी, वायु अभिसारित होकर ऊपर उठेगी, यानी सारी वायु एक साथ क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठने का कार्य करेगी। यही स्थिति के बाद उच्च दाब के क्षेत्रों में वायु का क्या होता है, अवतलन होता है, क्योंकि हल्की वायु जैसे कोई चीज़ होती है या अणु को हम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे
पदार्थ को जब गर्म किया जाता है या पदार्थ की अवस्था जब गर्म होती है तो अणु क्या होते हैं, दूर दूर हो जाते हैं और दूर होकर क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। तो वायु की स्थिति में भी यही है, वायु के जो अणु हैं या कण हैं वो गर्म होकर क्या करते हैं, दूर दूर होकर हल्के होकर ऊपर की तरफ उठते हैं और ऊपर उठने की स्थिति को हम क्या कहते हैं, ये अवस्था हमारी होगी लो प्रेशर बेल्ट में। और हाई प्रेशर बेल्ट में क्या करेगी, हवाएं अवतलित होगी यानी नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि भारी ठंडी टेम्परेचर वहां पे आपका क्या होगा, कम होगा। तो कम टेम्परेचर में हवाएं कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी और ठंडी होकर हवाएं नीचे उतरेगी। तो ये भी जैसे हमने चट्टानों का चक्र पढ़ा था वैसे ही हमारा वायु का चक्र है। अब ऐसा तो है नहीं कि वायु यहाँ से ना इधर चली जाएगी या इधर चली जाएगी तो इसी सर्कल राउंड में पृथ्वी की स्थिति के आधार पर, पृथ्वी की वक्राकार स्थिति में यही पवनें गति करेगी। कुछ पवनें इधर की तरफ प्रवाहित होगी, कुछ इधर की तरफ होगी। तो ये पवनों का जो चक्र है वो वायुमंडल में ही आपकी स्थिरता को बताता है। ये तो है नहीं कि अंतरिक्ष में ये वायु का प्रभाव दिखाई देगा। तो इन क्षेत्रों में जो भी हवाएं उड़ती है, ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं, वापस ठंडी होती है, ठंडी हवाएं पुनः गर्म होती है, तो ये चक्र चलता रहता है पवनों का। पृथ्वी की सतह पर कई बार निम्न व उच्च दाब के चारों ओर पवनों का परिसंचरण ऊंचाई पर होने वाली वायु परिसंचरण से संबंधित होता है। प्राय निम्न दाब वाले क्षेत्रों में वायु अभिसरित होगी और ऊपर उठेगी। उच्च दाब में क्षेत्रों में वायु का अवतलन होगा और धरातल पर अपसारित होगी, यानी वह धरातल पर क्या करेगी, फैल जाएगी इस क्षेत्र के। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारा उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र जो है वहां वायु एकत्रित होकर क्या करती है, एक हाई प्रेशर बेल्ट का क्रिएट करती है, हाई प्रेशर बेल्ट को बनाती है। अभिसरण के अतिरिक्त वायु भ्रमिल रूप में संवहन धाराओं के रूप में पर्वतों के साथ साथ वाताग्रह के सहारे ऊपर उठती है। तो संवहन धारा यही वायु का जो ऊपर उठना है, ये पवनों के साथ के आधार पर या पर्वतों के आधार पर उतरती है, ऊपर चढ़ती है। आपने देखा होगा कि भारत में आपने सुना भी होगा कि पश्चिमी जो वेस्टर्न घाट है वहां से मानसून जब एंटर करता है तो पर्वतों के सहारे सारे बादल टकरा कर वहीं पे वर्षा कर देते हैं और एक क्षेत्र हमारा क्या रह जाता है, बिना वर्षा के रह जाता है, जिसे हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो इसकी अवस्थाओं के कारण क्या होता है, वायु टकरा कर या वायु के वेग के कारण जो बादल चलते हैं वो बादल क्या करते हैं, पर्वतों से टकरा कर वहीं पर बारिश खाली कर देते हैं। तो वहां फिर वो क्या हो जाते हैं, खाली बादल नीचे की तरफ उतरते हैं, क्योंकि पवनों की दिशा या पवनों की अवस्था के अगर कोई अवरोध आ जाएगा तो वो अपनी अवस्थाओं के आधार पर अपनी दिशा बना लेती है। तो यही कारण है कि जिसमें कई चीजें अभिसरण के अतिरिक्त वायु भ्रमिल रूप में संवहन धाराओं के रूप में और पर्वतों के साथ साथ वाताग्रह के सहारे ऊपर उठती है और बादल बनने व वर्षण के लिए आवश्यक है। तो बादल बनाने और वर्षा करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वायुमंडल का जो सामान्य परिसंचरण होता है। अब देखिए अभिसरण और अपसरण। अब अपसरण की स्थिति, जैसे कि अगर एक निम्न यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बना हुआ है, एक लो प्रेशर बेल्ट बना हुआ है, तो यहाँ से हवाएं क्या कर रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है। यहाँ पे आपका हाई प्रेशर बेल्ट जनरेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, आपका तापमान कम है। तो यहाँ ये हवाएं क्या करेगी, ये हवाएं इधर मुड़ जाएगी, कुछ हवाएं इधर मुड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस बल लगेगा, यहाँ पे घर्षण की स्थिति न के बराबर रहेगी। तो दाब प्रवणता के आधार पर ये हवाएं इधर रहेगी और ये हवाएं पुनः वापस क्या करेगी, जब इनका अभिसरण होगा तो ये पुनः ठंडी होकर नीचे की तरफ उठेगी और सतह में भी ये समतल स्थिति में बहना शुरू कर देगी। तो एक स्थिति अगर हम देखें तो तीन प्रकार से, जैसे कि पवनें जो हैं तीन परिसंचरणीय का कार्य करती है, या तीन क्षेत्र में हम ये कह सकते हैं संचरण का कार्य करती है। सबसे पहली स्थिति सतह पर जब ये बहती है, ये हम कह सकते हैं क्षैतिज वितरण, इसका क्षैतिज अवस्था। और जैसे ये लो प्रेशर बेल्ट में होगी ये आपकी ऊपर उठ जाएगी, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इसकी जो स्थिति है फिर ये पुनः समानांतर हो जाएगी, ऊपरी क्षैतिज हो जाएगी, ये ऊपरी समानांतर हो जाएगी, जो हमने भूविक्षेपी पवनें पढ़ी थी, समानांतर हो जाएगी। और जब ये यहाँ से वापस ठंडी होगी तो पुनः क्या करेगी, ये नीचे आ जाएगी, ठंडी हवाएं वापस नीचे की तरफ आएगी। तो ये एक अवस्था पवनों की चलती रहती है। यही स्थिति हमारी अपसरण और अभिसरण की स्थिति को बताता है। जहाँ पे आपका अपसरण उच्च होगा वहाँ की स्थिति की सतह में बदलाव दिखाई देगा, पवनें नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक लो प्रेशर बेल्ट, एक हाई प्रेशर बेल्ट जनरेट हो गया और यहाँ पे आपका एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो गया है। तो इस अवस्था में पवनें नीचे की तरफ आएगी और इस अवस्था में पवनें ऊपर की तरफ आके एक क्षैतिज वितरण कर लेगी।
वायुदाब की जो चीज़ें हैं उनको जो प्रभावित करती है, प्रमुख स्थितियों की अगर हम बात करें कि जो भूमंडलीय पवनों का प्रारूप जो है वो मुख्यतः कई बातों पर निर्भर करता है। पहली चीज़ ये है कि वायुमंडल का तापमान टेम्परेचर बहुत प्रभावित करता है। देखिए, टेम्परेचर और दाब को हमने बहुत अच्छे से अब समझ चुके हैं कि तापमान जहाँ पे भी ज़्यादा होगा हमारा लो प्रेशर बेल्ट वहाँ पे बनेगा। तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर देन हाई टेम्परेचर, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। एंड हाई प्रेशर देन लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर देन हाई प्रेशर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इसी की बेसिस पे हमारा एक हम कह सकते हैं पवनों की अवस्थाएं बनती हैं। वायुमंडल में ताप में अक्षांशीय भिन्नता, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो अक्षांश की स्थिति है, जब ध्रुवों की तरफ हम जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इन्हीं अवस्थाओं के आधार पर ये हमारा अक्षांशीय वितरण रह जाता है। फिर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा वायुदाब की पेटियों की उपस्थिति है, वायुदाब की जो पेटियां है वो किस प्रकार से एक अवस्थाओं का निर्माण करती है। अब वायुदाब की पेटियों को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया था। 7 पेटियां होती है और 7 पेटियां, एक आपकी बीच वाली 0 डिग्री विषुवतीय वृत्त, उससे हमने देखा था शांत क्षेत्र कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वायुदाब की पेटियों से। अभी तक जो हमने देखा है वो बहुत ही अच्छे से कवर अप कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी की सारी चीज़ें हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को एक साथ जब आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो जितना अभी तक आपको पढ़ाया गया है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप अच्छे से उसको डिस्कस कीजिए, एनालाइज कीजिए, एंड आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स एक भी मिस ना हो और आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए। सो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई भी कीजिए एंड अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट भी कीजिए और कंटिन्यूटी से हमारी क्लासेस देखते रहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप ही के लिए है, आप ही के बेनिफिट के लिए है। सो प्लीज़ यूज़ कीजिए इस बेनिफिट को, और मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में इसी एनर्जी के साथ। टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय।